हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिजो स्टडी एंड वेलकम टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है बच्चों मेरे इस सेशन में। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको सारी थ्योरीज बता दी एस ब्लॉक एलिमेंट्स की, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे जो आपकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ अल्कली मेटल्स की, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, बेसिकली उस टाइप के क्वेश्चंस ही हमसे पूछे जाते हैं। ऐसा बहुत रेयर से रेयर केस में होता है कि कंपाउंड के बारे में स्पेशली आपको पूछा जाए। जनरली जो भी क्वेश्चंस जेईई मेन में आते हैं वो प्रॉपर्टीज, जैसा हाइड्रोक्साइड का क्या बिहेवियर है, क्या सॉल्युबिलिटी है, क्या आयनिक कैरेक्टर है, किस तरीके से थर्मल स्टेबिलिटी होती है, बेसिक नेचर्स कैसे हैं, कार्बोनेट, सल्फेट, इन सब के प्रॉपर्टीज ही अगर आपने सही से देख लिए तो आपके कंपटीशन हो जाएंगे। हाँ, अगर बोर्ड लेवल और स्कूल लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कंपाउंड्स के बारे में भी मेमोराइज करना होता है, वो तो अलग चीज़ है। बट कंपटीशन में जो मेन पार्ट है वो है प्रॉपर्टीज, इसको आपको फिक्स करना है। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, बिल्कुल ज़्यादा टफ नहीं लिए हैं। कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के आए हुए होंगे, कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐसे लिए जो सिंपली थ्योरेटिकल हैं, जिससे कि आपको एक कमांड हो जाए। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जब भी हम जेई मेन या जेई एडवांस का क्वेश्चन का अप्रोच करते हैं तो इच क्वेश्चन में केमिस्ट्री में 30 सेकंड से ज़्यादा आपको नहीं देना होता। मैं अभी पीपीटी सॉल्व करूंगा तो इट विल टेक मोर देन 20-30 मिनट्स, क्योंकि मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करना है। अदरवाइज जब आप सॉल्व करो तो आपकी बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और जल्दी से जल्दी सॉल्व कर। 10 क्वेश्चन के लिए हार्डली 5 मिनट्स इज मोर देन सफिशिएंट माई फ्रेंड। क्लियर टू यू? तो चलो अब ज़्यादा बातें नहीं करते और क्वेश्चन आंसर राउंड को स्टार्ट करते। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। This is the first question. An unusual compound, okay? An unusual compound Na cryptand 222 plus Na minus can be formed by sodium metal. Can be formed by sodium metal and cryptand 222. Then Na minus ion. अगर इस तरह से है तो इस Na minus को हम लोग क्या बोलेंगे? सोडियम आयन नहीं होगा, आपको पता है सोडियम तो Na प्लस होता है। सोडेट आयन, सोडाइट आयन और सोडाइड आयन। तो अगर इस तरह का कोई कंपाउंड आपको दिखे तो थोड़ा सा दिमाग में रख लेना कि जैसे लिखा हुआ है ना Na क्रिप्टेंड, क्रिप्टेंड 222 ऐसे ही तो लिखा हुआ है और इस पूरे पे प्लस, यानी एक कॉम्प्लेक्स है। तो इस केस में जो नेगेटिव पार्ट है ना बच्चों, उस नेगेटिव पार्ट को हम लोग सोडाइड आयन बोलेंगे। ये मेमोराइज कर लो या चीजों को जान लो, जैसे भी हो। ये इसको हम लोग बोलेंगे जो Na माइनस आयन है, दैट इज सोडाइड आयन। एम आई राइट? दिस इज द केस। आ गया? बहुत अच्छी बात है। ये थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन में हमारी मिसिंग हो गई है बच्चों। ये B है, ये C है और ये अब हमारा D है। ओके, सो D इज द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट, A, B, C एंड D। चलो अब मैं इसको रब करता हूँ बच्चों और आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर अबाउट द सॉल्युबिलिटी। देखो इसमें क्या है, बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट है। थोड़ा सा इस चीज को समझ लेना। पहला क्या है यहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। दूसरा क्या है ऑप्शन में बच्चों, KHCO3 पोटेशियम बाइकार्बोनेट। और तीसरा क्या है, NaHCO3। कोई दिक्कत नहीं? बहुत अच्छा। अब सबसे पहली बात एकदम थ्योरी में चले जाओ। मैंने आपको बताया था अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में होते हैं। ये क्या है आपका, अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट है, कार्बोनेट्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट्स आर ऑलवेज insoluble in water, insoluble in water, ठीक है। और इसकी solubility कब होती है, जब साथ में CO2 के प्रेजेंस में, अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल वाटर में रहे तो CO2 के प्रेजेंस में
तब ये सॉल्युबल होते हैं और बनाते हैं बाइकार्बोनेट। यानी अगर मैं ऐसा लिखूं कि MCO3, M मतलब कोई भी अल्कलाइन अर्थ मेटल, चाहे वो कैल्शियम भी हो सकता है, चाहे वो मैग्नीशियम भी हो सकता है, बेरिलियम भी हो सकता है, स्ट्रोंटियम भी हो सकता है और बेरियम भी हो सकता है, प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, तो ये क्या बना देगा, बाइकार्बोनेट। यानी कब होगा, जब आपके साथ CO2 होगा, अदरवाइज ये इनसॉल्युबल है। ये मैंने थ्योरी में बता दिया था। अब मैं बात करूं बाइकार्बोनेट की, बाइकार्बोनेट ऑफ अल्कली मेटल। ठीक है, अब आपको पता है अगर बाइकार्बोनेट ऑफ अल्कली मेटल की बात करूं तो ये भी कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होते, स्प्रैंगली सॉल्युबल होते हैं। लेकिन अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो अगर मैं लिखूं Na और K, तो जो बाइकार्बोनेट की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। ठीक है, क्यों इंक्रीज करती है, बिकॉज डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी, जो डाउन द ग्रुप जाएंगे लैटिस में डिक्रीज होगी, इज मोर डोमिनेंट देन द डिक्रीज इन द हाइड्रेशन एनर्जी। यानी हाइड्रेशन एनर्जी में डिक्रीज होगा लेकिन कम होगा और लैटिस एनर्जी में ज्यादा होगा। और आपको पता लैटिस एनर्जी में डिक्रीमेंट होता है तो बॉन्ड ब्रेकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं और सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो अगर तीनों को ओवरऑल अगर हम कंपेयर करके देखें तो मैंने समझ गया कि अगर सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें NaHCO3 और पोटेशियम बाइकार्बोनेट की अगर मैं बात करूं KHCO3, तो पोटेशियम बाइकार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। उसके बाद आएगा कौन, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, और सबसे कम जो होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट। यानी एक्चुअल ऑर्डर क्या होगा बच्चों, KHCO3, NaHCO3 एंड CaCO3। दिस इज द केस। तो जल्दी बता दो क्या हो जाएगा, KHCO3, NaHCO3 एंड CaCO3। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 2 वी पीपल कैन से B इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो बहुत अच्छा, अब इसको रब कर दो। और आगे बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, एक बार देख लेते हैं। चलो, इसमें बोलता है सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन प्रॉपर्टी। पहला देखो तो थर्मल स्टेबिलिटी है। अब आप याद करो, बताया था अगर मैं डाउन द ग्रुप जाऊं तो साइज इंक्रीज होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। जब साइज इंक्रीज होता है, माना कि भैया ये लिथियम का साइज है और ये सोडियम का है और थोड़ा बड़ा पोटेशियम का है और उससे बड़ा रुबिडियम का है, ऐसा ही तो है। और अब ध्यान से देखो, वेट फॉर अ मोमेंट, लिथियम के साथ इस तरीके से एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, इस तरीके से एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, इस तरीके से एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और इस तरीके से। हाइड्रोजन का साइज तो ऑलमोस्ट सब जगह सेम है, बिल्कुल। तो आपको पता है कि भैया किस जगह इजीली बॉन्ड का डिस्टेंस ज़्यादा दिख रहा है, नीचे। यानी इसको ब्रेक करना क्या हो जाएगा, आसान। यानी सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, आपको जल्दी से बता दो, LiH लिथियम हाइड्राइड, उसके बाद कौन होगा NaH, उसके बाद कौन होगा KH और उसके बाद क्या होगा RBH। यही तो थर्मल स्टेबिलिटी, जल्दी ब्रेक ना हो। यानी पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन बोलता है कोवेलेंट कैरेक्टर। आपको पता है अगर मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है, अगर कोई कंपाउंड काफी ज्यादा मेटेलिक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो उसमें आयनिक कैरेक्टर होता है और कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है, कम। अगर मैं बात करूं अल्कली मेटल की, जैसे पोटेशियम, अगर मैं बात करूं अल्कलाइन अर्थ मेटल की, तो ये क्या बनाते हैं, आयनिक कंपोनेंट बनाते हैं। लेकिन अगर मैं और दूसरे कंपोनेंट की बात करूं जैसे Zn, Cd, Hg, Cn, इनमें क्या होगा, ये भी मेटल हैं, लेकिन अगर कंपैरिजन करें तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर सबसे ज्यादा किसका है, पोटेशियम का, लेस आयनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद अगर कैल्शियम आएगा और उसके बाद ही तो Cd आएगा, अगर ओवरऑल इन तीनों में कंपेयर करें तो। यानी कहता है कि अगर CdCO3 की बात करें तो इसमें ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। उसके बाद कौन आएगा, CaCO3, और सबसे लास्ट में कौन आएगा, K2CO3, क्योंकि K में इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, लेस आयनाइजेशन एनर्जी है इन तीनों के कंपैरिजन में। यानी ये भी आपका सही है। अब आपका पास आता है BeCO3, MgCO3 एंड CaCO3 ease of oxide formation on heating at same temperature। यानी अगर किसी भी मेटल कार्बोनेट को हम हीट करें, जैसे BeCO3 को हीट करें तो बनता है BeO प्लस CO2। ओके, अगर MgCO3 को अगर मैं हीट करूं तो बनेगा क्या आपका MgO प्लस CO2।
बहुत अच्छी बात है। अगर मैं CaCO3 को हीट करूं तो बनेगा CaO प्लस CO2, इतना तो हम जानते हैं। लेकिन हमें पता है कि अगर मैं अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट की बात करूं तो अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट की स्टेबिलिटी जो होती है वो डाउन द ग्रुप क्या होती है, इंक्रीज करती है। अच्छा, यानी ऐसा ऑर्डर होगा BeCO3 देन MgCO3 देन CaCO3 देन SrCO3 देन BaCO3, ये ऑर्डर होगा। तो आपको पता है स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो आपको हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, यानी ऑक्साइड बनने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी। यानी सबसे जल्दी कौन ऑक्साइड बना लेगा, BeO, क्योंकि ये तो लो टेम्परेचर पे ब्रेक हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये ब्रेक नहीं होगा, यानी ऑक्साइड फॉर्मेशन होने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम। तो यहां क्या बोला है, ऑक्साइड फॉर्मेशन सबसे जल्दी कौन बना देगा, BeCO3, बिल्कुल, क्योंकि ये कम स्टेबल है। उसके बाद MgCO3 कम स्टेबल है, उसके बाद CaCO3, ये होगा, यानी ये भी आपका सही है, कोई दिक्कत। उसके बाद आता है solubility in water, BeF2, MgF2, CaF2 एंड SrF2। आपको पता है BeF2 बेरिलियम के मोस्ट ऑफ कंपाउंड कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं, लेकिन BeF2 हाईली सॉल्युबल होता है। लेकिन अब मैं बात करूं MgF2 की, अगर मैं बात करूं CaF2 की, अगर मैं बात करूं SrF2 की, अगर मैं बात करूं BaF2 की, आपको पता है डाउन द ग्रुप जाते हैं तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज करती है और हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज करती है। बट डिक्रीमेंट इज इन लैटिस एनर्जी इज मोर देन द डिक्रीमेंट इन हाइड्रेशन एनर्जी, जिसके चलते जो सॉल्युबिलिटी होगी वो डाउन द ग्रुप क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर मैं कंपेयर करूं CaF2 और BaF2 की सॉल्युबिलिटी की तो BaF2 इज मोर सॉल्युबल देन CaF2। आगे समझ में, अगर मैं कंपेयर करूं BaF2 की सॉल्युबिलिटी SrF2 से तो BaF2 इज मोर सॉल्युबल देन SrF2, और यहां जस्ट उसका उल्टा दिया हुआ है बच्चों। कहता है कि डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी, नहीं, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी। BeF2 एक एक्सेप्शन है, बेरिलियम के मोस्ट ऑफ हैलाइड जो होते हैं वो सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन इसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी ज्यादा होने की वजह से इसकी अदर फ्लोराइड से, ये तो फ्लोराइड है, सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। तो यानी बाकी तीन सही हैं, ये ऑप्शन गलत है। और क्वेश्चन में क्या कहा है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑर्डर फॉर द गिवन प्रॉपर्टी। तो इनकरेक्ट कौन हो गया, डी इज द ऑप्शन। तो क्या बच्चों मैं टिक कर लूं, यस सर, डी इज द ऑप्शन। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत सिंपल है बच्चों इन सब क्वेश्चनों को सॉल्व करना। अगर आपके पास कमांड है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलो आगे बढ़ चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये बिल्कुल दिमाग लगाने वाला नहीं है, इसको थोड़ा सा समझ लो, इसमें मेमोराइज कर सकते हो तो कर लो। कहता है विच सॉल्ट, ये आपको जो है केमिकल बॉन्डिंग में भी थोड़ा समझ में आया होगा और सॉल्ट एनालिसिस में भी आपको आएगा जब मैं आगे पढ़ाऊंगा। विच सॉल्ट ऑफ पोटेशियम कंटेन एनायन विथ दिस शेप। तो याद रखना ये पोटेशियम का सॉल्ट है K2S3, जिसमें आपका इस तरीके से शेप आता है, जैसे KI3 में जानते हो ना, इस तरीके से आता है ना, K+I3 पे माइनस I देन I, इस तरीके से होता है ना बच्चों। उसी तरीके से K2S3 की बात करें तो आपका शेप इस तरीके से आ जाएगा। इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं 2K+S3 पे 2- याद रखना। क्या कोई दिक्कत वाली बात है। और सल्फर इस तरीके से लिंक होता है, ये सल्फर, ठीक है, यहां पे सल्फर और यहां पे सल्फर, ठीक है। इस सल्फर ने 2 बॉन्ड बना दिया, सल्फर की वैलेंसी सेटिस्फाइड, यहां पे एक माइनस साइन, यहां पे एक माइनस साइन, सल्फर ने अपनी अपनी वैलेंसी सेटिस्फाइड कर ली ना। क्योंकि अगर O2 की बात करूं, CO3 2- का स्ट्रक्चर हम बनाते तो क्या लिखते थे, इस तरीके से लिखते हैं, ऑक्सीजन पे माइनस ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस तरीके से सिर्फ सल्फर का ही केस होगा, बाकी कहीं ऐसा केस नहीं हो सकता। क्या कोई दिक्कत वाली बात है, चेक करके तुम देख सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ सर, C इज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम कह सकते हैं कि सर C इज द करेक्ट ऑप्शन। कहाँ कोई प्रॉब्लम है, नहीं। चलो मैं इसको रब कर देता हूं बच्चों और आप बढ़ चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, उस चीज को समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्या है देखो तो, क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है अल्कली मेटल आयन कॉम्प्लेक्स आर कैरेक्टराइज विथ चिलेटिंग ऑर्गेनिक reagent, okay, such as salicylaldehyde and polyether,
ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर्मेशन फॉर अबव कॉम्प्लेक्स। फिर से देखो, अल्कली मेटल आयन कॉम्प्लेक्सेस आर कैरेक्टराइज्ड विद चिलेटिंग ऑर्गेनिक रिएजेंट। चिलेटिंग मतलब जानते हो रिंग स्ट्रक्चर, सच एज सैलिसल्डिहाइड एंड पॉलीईथर। Which of the following is the correct order of equilibrium formation for above complex? जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी। तो सिंपल सा लॉजिक है, आपको दिख रहा है डाउन द ग्रुप में यही ऑर्डर है, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो सीधा क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर होगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये थ्योरी में भी मैंने आपको बताया था। चलो अब आगे बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बच्चों क्या है क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा ध्यान देना। व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 6? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। कंप्लेक्स विच इज फॉर्म ड्यूरिंग द एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस। आपको पता है हार्डनेस किसके लिए होता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट के लिए। और हार्डनेस को दूर करने के लिए आपको पता है एक मेथड है, EDTA डाल देते हैं। EDTA क्या है, जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्लास 12 में जाओगे, ये एक हेक्साडेंटेड लिगेंड है जिसकी डेंटिसिटी क्या होती है, 6। हेक्साडेंटेड लिगेंड है। तो जब भी कैल्शियम EDTA के साथ EDTA मिलाएंगे तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट जिसके चलते हार्डनेस बन रहा था, वो EDTA से कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देगा, जिससे जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है जिसके चलते हार्डनेस हो रही थी वो रिमूव हो जाएगी। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? तो कहता है कंप्लेक्स विच इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर इज CaEDTA2-। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो मैं इसको रब करता हूं और बढ़ चलते हैं आगे की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज इनकरेक्ट फॉर द इंडिकेटेड प्रॉपर्टी। इनकरेक्ट, फिर से देखो, BeO लेस देन MgO। अच्छा याद करो, हम सब जानते हैं, अगर मैं ऑक्साइड की बात करूं, BeO, MgO, CaO, SRO और BaO, यही तो है। हमें पता है कि अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है बच्चों, बेसिक नेचर इंक्रीज होता है और एसिडिक नेचर डिक्रीज। ये आपको पता है क्या है, एम्पोथेरिक है BeO। MgO क्या है, वीकली बेसिक है, बहुत अच्छी बात है। CaO क्या है आपका, बेसिक है। और SRO क्या है, बहुत स्ट्रांगली बेसिक है, यही तो कह सकते हैं, बिल्कुल। मोर बेसिक लिख दो ना, काम खत्म। तो जो ऑर्डर है वो कहता है BeO लेस देन MgO है, बिल्कुल सही है, क्योंकि डाउन द ग्रुप बेसिक नेचर इंक्रीज करता है। यानी फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करो BeF2 की, MgF2 की, CaF2 की, SrF2 की एंड BeF2 की। कहता है सॉल्युबिलिटी के टर्म्स में आप देखें, ठीक है। उसके बाद आता है SO2, SeO2 और TeO2, एसिडिक स्ट्रेंथ के केस में देखें। अच्छा अभी आपको पता है, अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम, अगर मैं डाउन द ग्रुप जाता हूं तो आपको पता ऑक्साइड का बेसिक नेचर इंक्रीज होता है और एसिडिक नेचर डिक्रीज। तो अगर मैं SO2 की बात करूं, अगर मैं SeO2 की बात करूं और अगर मैं TeO2 की बात करूं, तो आपको पता है एसिडिक नेचर ऊपर वाले का ज्यादा और नीचे वाले का क्या होता है, कम। और यानी ऑर्डर तो ये हो जाएगा SO2, SeO2 एंड TeO2, दिस इज द केस। तो भैया आपका सी ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद चेक करो मेल्टिंग पॉइंट, आपको पता है डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्रिस्टल का मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके चलते मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाती है बच्चों, डिक्रीज करती है। और साइज का भी होता है, क्योंकि लैटिस एनर्जी का भी रोल होता है। लैटिस एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन R²। अगर मैं RB और CS की बात करूं तो आपको पता है डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है, तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी, जो स्ट्रेंथ होता है वो भी कम होगा। या इस तरह से भी देख सकते हो कि भैया मेटेलिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा तो भैया मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगी। तो ये ऑर्डर जो है बिल्कुल आपका सही, यानी डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब बचा BeF2, MgF2, CaF2 एंड BeF2। सॉल्युबिलिटी का ये जो केस है ये कंप्लीटली क्या है आपका, रॉन्ग है। यानी
इसका जो ऑर्डर है वो कंप्लीटली आपका फिट नहीं आता। BeF2 की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो हाई होती है। क्यों होती है? क्योंकि मैंने बताया था हाइड्रेशन एनर्जी इस केस में क्या होती है, ज्यादा। तो बाकी तीनों सही हैं, बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज इनकरेक्ट, तो भैया कौन सा इनकरेक्ट हो जाएगा? बी इज द इनकरेक्ट। सो बी ऑप्शन जो है आपका कंप्लीटली करेक्ट है। बहुत अच्छी बात है। चलो मैं इसको रब करता हूं बच्चों और बढ़ चलते हैं आगे की तरफ। सॉल्युबिलिटी एंड थर्मल स्टेबिलिटी, क्वेश्चन में देखो क्या है, सॉल्युबिलिटी एंड थर्मल स्टेबिलिटी बोथ इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, किसके केस में? अल्कलाइन अर्थ मेटल, AM फॉर अल्कलाइन अर्थ मेटल एंड AEM फॉर AM फॉर अल्कली मेटल एंड ये थोड़ा गलत हो गया, या अल्कलाइन मेटल नहीं होगा, दिस इज अल्कली मेटल। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्कली है। ठीक है, अल्कली मेटल एंड AEM इज अल्कलाइन अर्थ मेटल। तुम मुझे खुद बताओ, पहला ऑप्शन हाइड्रोक्साइड ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, आपको पता है सॉल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी हाइड्रोक्साइड ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल की क्या होती है, इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। क्या मैंने बताया था थ्योरीज में? यस। नेक्स्ट चेक करने की खास जरूरत है ही नहीं क्योंकि ये सिंगल ऑप्शन करेक्ट है, ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसको मैंने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया था थ्योरीज में। तो क्या होगा 8 का ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो थ्योरीज को भी मेरे अच्छे तरीके से देखो बच्चों, मैंने क्वेश्चन ऐसे सेट किए हैं जो आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाए, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर 9 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। चलो देखो बताओ, टेम्पररी हार्डनेस इज रिमूव्ड बाय बॉइलिंग ऑफ हार्ड वाटर। बिल्कुल। हीटिंग ड्राइव्स ऑफ गर्म करने से क्या होता है, ड्राइव्स ऑफ CO2 एंड अपसेट द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। आपको पता है बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या हो जाता है, कार्बोनेट में बदल जाता है और PPT बन जाता है। PPT को हम फिल्टर करके क्या करते हैं, निकाल देते हैं। यानी स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल सही है और स्टेटमेंट 2 जो है बिल्कुल इसको कंप्लीटली एक्सप्लेन भी करता है। तो हम क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1, यानी ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार देख लो अच्छे तरीके से, अगर कहीं डाउट हो तो आप मुझसे, मैंने बोला ही है, हमेशा हमारे वेबसाइट पे आके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 देखो तो क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ MgO, CaO, SRO, BaO डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। बोलो सही है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है हाइड्रोक्साइड जब बनता है, ये बताया था। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज, ये तो जानते ही हो। डाउन द ग्रुप अगर मैं बात करूं कि MgO हो या CaO हो, SRO एंड BaO, ये हमेशा वाटर के साथ कंपैरिजन करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। BaOH होल ट्वाइस, ठीक है, SROH होल ट्वाइस, देन CaOH होल ट्वाइस, देन MgOH होल ट्वाइस। और डाउन द ग्रुप मेटेलिक नेचर भी इंक्रीज करता है और उसका बेसिक नेचर भी इंक्रीज करता है, लेकिन सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज नहीं करती, वो इंक्रीज करती है, इजीली सॉल्युबल हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लैटिस एनर्जी में डिक्रीमेंट जो हाइड्रेशन एनर्जी में डिक्रीमेंट से क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा डोमिनेंट होता है, यानी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, तो हर जगह हम लगा सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सही है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है तुमको, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, यही तो आंसर दिखेगा। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या कोई प्रॉब्लम है बच्चों? मैंने बिल्कुल बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं लिए थे, लेकिन इन क्वेश्चनों का आप पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो सकता है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों इन 10 क्वेश्चनों को देखो, डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो। और आप अब बच्चों समय आ चुका है आपसे विदा लेने का। नेक्स्ट क्लास में हम JEE एडवांस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।